नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बकसवाहा कस्बे में हीरे की खदान के लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे जाने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इसमें राजनीतिक पार्टियां भी अपना पक्ष रखना शुरू कर चुकी हैं। और इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और इस कटाई को रोकें। इस मामले में हमने उनसे तफसील से बात की, उन्होंने क्या कहा सुनिए। तो प्रदीप जी, जो ये छतरपुर में बकसवाहा में जो जंगल की कटाई हो रही है हीरे की खदान के लिए, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में जो यहाँ का पर्यावरणीय व्यवस्था है वो पूरी पेड़ों पर निर्भर है। और चंदेल काल में यहाँ पर जो भी वाटर मैनेजमेंट था वो पूरा एक तालाब से दूसरे तालाब और छोटे छोटे तालाब और उस पर निर्भर था। और तालाबों के किनारे, चौपड़ा के किनारे पेड़ लगाने का एक सिलसिला था। और ये पेड़ जितना भी सघन वनीकरण हुआ ये चंदेल काल में ही हुआ है। और इसका मूल यही था कि यहाँ का पूरा पानी उत्तर पूरब से बह के यमुना में चला जाता, हमीरपुर, और यमुना से फिर गंगा में चला जाता, जिससे बाढ़ आ जाती है। यहाँ की मृदा को लेके निकल जाते, ऊपर की जो लेयर होती मिट्टी की। और उसके कारण क्या होता था कि यहाँ असंतुलित बारिश होती, या तो बिल्कुल ना के बराबर होगी या एकदम तेज हो जाएगी। तो वो दोनों ही स्थिति में ऊपर की जो मिट्टी की लेयर, मृदा कहते हैं जिसे, वो बहा लेती थी। तो जो भी मृदा बच सकती थी उसका एक ही उपाय था, वो था वृक्षारोपण। इसलिए बुंदेलखंड में 1 करोड़ पेड़ लगाने का जितनी भी सरकारें आई उन्होंने ये दिमाग में रहा कि बुंदेलखंड में भले ही करप्शन किया हो लेकिन प्लांटेशन को बहुत महत्व दिया। लेकिन क्या हुआ, विकास की इस दौड़ में जब ये NHAI की रोड बनी उस समय करीब 2 लाख पेड़ कटे, क्योंकि वो पेड़ पूरे लंबे एरिया में थे और उसका विकल्प नहीं था। और अब जो बेतवा कैन लिंक परियोजना है इसमें भी 19 पन्ना के 19 लाख करीब पेड़ हटाने का प्रावधान इन्होंने किया है, जिसका विरोध उसको सोनिया जी ने भी किया कि पन्ना टाइगर उसको आप टच नहीं करें। और इसलिए जयराम रमेश ने उस समय भी इसको मंजूरी नहीं दी थी बेतवा कैन को, इससे पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। और अब ये जो मूल है कि जो डायमंड निकल रहा है, क्योंकि इनकी लीज थी 68 हेक्टेयर की, अब इन्होंने ये कह दिया कि जो हम माइनिंग करेंगे डायमंड की तो हमें वेस्टेज मिट्टी और जो वेस्ट है उसको बाहर डंप करने के लिए जगह चाहिए। तो मतलब इनका कुल मिला के ये है कि वन काटने की इनकी पूरी मनसा है। और उस मनसा को हम लोग नहीं चाहते कि वो हो। अगर वो होगा तो जो अभी अतिवृष्टि और सूखा जो पड़ता था वो और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि एक और तो कंक्रीटीकरण हुआ है और नया प्लांटेशन कोई सफल हुआ नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो। वन कटते गए और जो लगे हैं तो वो कागजों पे ज्यादा लगे। तो जो 2-2, 300 साल पुराने पेड़ हैं उन पेड़ों का कटने का मतलब ये है कि बुंदेलखंड कब्रगाह बन जाएगी आदमियों की। लेकिन प्रदीप जी एक बात बताइए, कमलनाथ भी मुख्यमंत्री रहे थे कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी इस फाइल को रोकने का काम नहीं किया। वो भी इस परियोजना को तो उन्होंने भी तो नहीं रोका, वो भी तो आगे बढ़ाते ही गए। देखो, इसकी 2 चीजें हैं। एक तो सबसे पहले हम बता दें, जो भी हम बात कर रहे हैं वो कांग्रेस या पार्टीगत कुत्ता नहीं कर रहा है बुंदेलखंड के। हम इस बात से कतई सहमत नहीं है कि पेड़ कटें। अच्छा, कमलनाथ ने क्या किया, ये 2002 से वो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी वहां पे सर्वे कर रही थी, फिर 2017 में ये फाइल हुआ और उस समय जो फाइल भी बनी थी वो 68 हेक्टेयर की बनी थी। ये अभी रिसेंट में
उन्होंने एप्लीकेशन दी है दिसंबर में कि हमें इतना एरिया और दिया जाए। जो एरिया जो दिया जा रहा है उसमें ये 2,15,000 पेड़ हैं। माइनिंग एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन जो माइनिंग है उनके नीचे जो माइनिंग के लिए नहीं मांग रहे जो एरिया, जो प्लांट कटवा रहे जो ये मांग रहे हैं उसके लिए। वो तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया की जब कंपनी 2002 से लगी थी तो पेड़ काट के सर्वे नहीं किया, उसने जिस एरिया में सर्वे किया है उसका ही ऑप्शन हुआ, और उस ऑप्शन का भी अपन विरोध करते, क्योंकि हीरे से ज्यादा वर्तमान में भी सब लोगों ने भुगता है। हीरे से ज्यादा हमें स्वच्छ हवा चाहिए, और अगर हमें हीरे नहीं चाहिए, हमें बुंदेलखंड का पूरा पर्यावरण है वो संतुलन चाहिए। तो प्रदीप जी ये बात तो ठीक है, लेकिन अब ये बताइए, एक तरफ हमारे देश में लगातार ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने पड़ रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, जो कि हम सबने कोरोना में देखा, और दूसरी तरफ सरकारें पेड़ कटवा रही हैं। तो इस पे आपकी आगे क्या योजना है? अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई जवाब नहीं आता है तो आगे की क्या योजना है आपकी? इस पे जन आंदोलन करेंगे। पहले हुए चिपको आंदोलन और ये सब आंदोलन हुए, पहले जन जागरूकता लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये पेड़ नहीं है, ये पूरा पर्यावरण कटवा। तो इस पर लोगों को जागरूक करके सिस्टम के खिलाफ हमें लड़ना है, और इसमें हम चाहते सारे दल के लोग इसको उससे जोड़े, अपने बुंदेलखंड की माटी से, जिले से, क्षेत्र से और लोकसभा से न जोड़ते हुए उससे जोड़ के चलें, ताकि दबाव बने। और शिवराज सरकार को चाहिए, क्योंकि जो पन्ना वाला है उसका डायमंड का भी है, उसका फॉरेस्ट का है, और ये बक्सवाहा का डायमंड का है, और रोड तीनों में ही पेड़, तो बहुत भयावह स्थिति हो जा रही है। आप जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमने वहां के कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि हमारी पहली प्राथमिकता रोजगार है, जो कि हमारे बच्चों को मिलेगी अगर कोई परियोजना लगती है, कोई ऐसा काम होता है। तो हमने कब आप उन्हें कैसे कहाँ विरोध किया? जो इनके 68 हेक्टेयर के अलावा जो पेड़ है वो पेड़ कट रहे हैं पूरे 384 हेक्टेयर में। हम परियोजना का तो हम कह ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे पेड़ नहीं कटे। आपको अगर लगता है कि अंडरग्राउंड जैसे मेट्रो बनती है, बिल्डिंगें ऊपर खड़ी रहती है, इतनी टेक्नोलॉजी है, और आपके जहाँ पर पेड़ हैं वो एरिया तो पहले इनके उसमें भी नहीं था ना जी। और अगर हम तो ये भी मान गए कि मान लो उस समय 68 हेक्टेयर में भी पेड़ है तो उसको कैंसिल करें। और रोजगार अकेला ये नहीं है कि हम अपनी जमीन खोद खोद के पूरा सब उन्हें दे दो, मिलेगा क्या? मिट्टी की खुदाई का काम। वहां के लोगों को क्या मिलेगा? हीरे तो मिलेंगे नहीं। जी अच्छा प्रदीप जी, आखिरी सवाल, थोड़ा राजनीति की तरफ आपको मोड़ रहा हूँ। अगले साल 2022 में चुनाव भी हैं विधानसभा के, और कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना काम किया है और क्या किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? और आप कांग्रेस की क्या भूमिका देखते हैं 2022 के चुनाव में? क्या चांसेस हैं? नहीं, ये सरकार सिर्फ जुमले और आंकड़े पर निर्भर है। पहले झूठ बोलना और आंकड़े निभाना। आप अपने कहीं पे भी देखें, जो कोरोना से लोग मरे हैं केवल वो फिगर मेडिकल कॉलेज की आती। मेडिकल कॉलेज में केवल 10% लोग भर्ती हुए, 90% प्राइवेट में हुए। जिस मेडिकल में नहीं हुई उससे ज्यादा प्राइवेट नर्सिंग होम में हुई। और इसके अलावा अपन ये माने, जैसे एक आदमी रास्ते में चला जा रहा और एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट के बाद वो हॉस्पिटल में गया और उसकी डेथ हुई, तो वो एक्सीडेंट की डेथ मानी जाएगी। जो लोग कोरोना से प्रभावित हुए और 10 दिन बाद मर गए तो उनको ये कोरोना की डेथ नहीं मान रहे। तो कोरोना में इन्होंने जो आंकड़े दिए और दूसरा इन्होंने जो जुमले दिए, इसकी सबसे बड़ा इनका अनुपात उतना ही है जैसा इन्होंने स्वीकारा। 1650 टीचर मरे इलेक्शन के, उसमें टीचर और शिक्षा विभाग का स्टाफ मरा और 3 लोगों को ये मान रहे। मतलब आप समझो कि 500 गुना कम मौतें इनने बताई हैं। तो ये मौतें जिनकी हुई हैं उनके
ऊपर इन्होंने कुठाराघात किया और आज भी इनकी कोई भी रणनीति शिक्षा, उद्योग, विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य किसी का नहीं है। इनकी नीति केवल लोगों को डिवाइड करो जाति के नाम पर, और वही इनके पास एजेंडा है। तो वो एजेंडा लोगों ने देख लिया कि जिस समय प्लाज्मा चढ़ा था तो किसी ने पूछा नहीं कि ये हिंदू का है, मुसलमान का है, गैस का सिलेंडर कहाँ से आ रहा है ये किसी ने नहीं पूछा, नर्सिंग होम किसका है ये किसी ने नहीं पूछा, यहाँ तक कि अगर इंजेक्शन बेचने वाला कौन है। तो इस मुल्क के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जाति मुद्दा इन्होंने बनाया था। उस मुद्दे को लोगों ने जिला पंचायत में भी नकारा और कोरोना में लोगों ने महसूस किया कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ विकास की, सर्वांगीण विकास की है। तो हम समझते हैं मुंह की खाना पड़ेगा। चलिए प्रदीप जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने भाजपा सरकार की नीति और नीयत दोनों पर ही सवाल खड़े किए और कहा कि अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है और कटाई को नहीं रुकवाती है तो हमें आंदोलन करना होगा। एक तरफ ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाना और दूसरी ओर जंगली कटाई की इजाज़त देना। सरकारों के इस दोहरे व्यवहार पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया। 1 मिनट हमारे साथ।